बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के दिन मैं आप लोगों के साथ डिमेंशिया के टॉपिक पे बात करूंगी, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। और डिमेंशिया का मतलब होता है कि आपकी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, या फिर आपको भूलने की प्रॉब्लम फेस करना अगर पड़ रही है और आपको चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं। आप कहीं पर रख के कोई चीज़ भूल जाते हों, या किसी बात को याद करने में और बाज़ औक़ात लोगों के नाम याद करने में भी आपको प्रॉब्लम सामने आ रही हो, तो ये सारी चीज़ें डिमेंशिया के इसमें आती हैं। इसको इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। और डिमेंशिया का ताल्लुक आमतौर पर ये समझा जाता है कि बूढ़े लोगों के साथ ये सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है। भूलने की बीमारी होना या चीज़ों का भूल जाना सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ ये मसला हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये किसी भी एज में हो सकता है, यानी कि यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके रीज़न्स इस तरह के हैं कि सिर्फ़ उसमें बुढ़ापे के फैक्टर का होना ज़रूरी नहीं है। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड लाइफ़ होने की वजह से ब्रेन का ज़्यादा जिन कामों में आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, या आप दिमागी काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये मसला बन जाता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कोई बिज़नेसमैन है और वो अपने बिज़नेस को चला रहा है काफ़ी अरसे से, और वो इस ज़हनी थकावट का शिकार हो जाने की वजह से भी एक वक़्त ऐसा आता है कि वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। तो चीज़ें रख के भूल जाते हैं लोग। इसके अलावा उनकी कॉग्निटिव जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, उसमें भी प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाते हैं। थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इसके अलावा बहुत पुरानी बातों को याद करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। कुछ लोग तो इस स्टेज पे चले जाते हैं कि वो अपना नाम तक भूल रहे होते हैं, अपने घर का एड्रेस तक भूल जाते हैं, या फिर इसी तरह की बहुत सी सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं कि जिनमें आपको भूलने की बीमारी का जो मसला है वो दरपेश होता है। अब डिमेंशिया का जो प्रॉब्लम है, ये हमारे ब्रेन के साथ चूँकि डायरेक्ट इसका लिंक होता है, और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में जब इस तरह की कोई रुकावट आ जाती है, तो हम कहते हैं कि डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, या फॉरगेटफुलनेस की बीमारी इनको लाहक हो चुकी है। और अगर हम वक़्त पे इसका इलाज शुरू कर दें, तो बहुत जल्द इसका ख़ात्मा किया जा सकता है, इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है और रिवर्सिबल भी है। आप प्रॉपर मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, अपनी याददाश्त को और अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर कर सकते हैं। इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं, तो इसमें डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन भी इंक्लूड होता है, कि आपके जो नर्व सेल्स हैं, जिनकी वजह से आपके ब्रेन का पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, और इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो ये दोनों चीज़ें किस तरह से हमारी बॉडी से मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। अगर इन्हीं न्यूरॉन्स में या स्पाइनल कॉर्ड के अगर किसी भी पार्ट में किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो गई है, चाहे वो किसी डिज़ीज़ की वजह से है, या डिजनरेटिव चेंजेस वहाँ पर आ रही हैं, यानी कि वहाँ पे खराबी है किसी वजह से भी, या किसी बीमारी की वजह से अगर न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग में मसला आना शुरू हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम सामने आ जाता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके नतीजे में डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस का मसला सामने आता है। उसमें हम अल्जाइमर्स डिजीज कह सकते हैं, वेस्कुलर डिमेंशिया एक इस तरह का प्रॉब्लम है। पार्किंसंस डिजीज एक और इस तरह की बीमारी है कि जिसके नतीजे में, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन ले रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिनकी साइड इफेक्ट्स के तौर पे भी कुछ लोगों में ये मसला पैदा हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि जीन्स में ये चीज़ रन कर रही है, जेनेटिकली आप इस चीज़ को अपनी फैमिली से इनहेरिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रेन की अपनी डिजीजेस भी हो सकती हैं, जिसमें कि ब्रेन के किसी भी हिस्से में किसी तरह की भी इन्फेक्शन का हो जाना या ट्यूमर्स का हो जाना भी आपको ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना देता है। अगर हम इसकी सिम्पटम्स की बात करें, तो इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेवियर का बन चुका होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है। लोगों के रवैयों को और उनके मूड स्विंग्स और या उनके मूड्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस करने लग जाता है, जिसके नतीजे में उसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्स्ट किस्म के रिएक्शंस सामने आते हैं। कुछ लोगों की तो याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया था, कि वो अपना नाम तक भूल जाते हैं, अपना घर का एड्रेस भूल जाते हैं। एक और चीज़ इसमें होती है जिसको कि हम शॉर्ट मेमोरी भी कहते हैं। उसमें तो आप बहुत थोड़ी देर पहले की बात हुई है, आप किसी से मिले हैं, उसके साथ आपकी क्या बातचीत हुई है, आप ये सारी चीज़ें भी भूल रहे होते हैं।
इसके अलावा देखा जाता है कि आपको किसी भी किस्म की पढ़ाई से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड या फिर आप जिस तरह की भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम सामने आ रही होती है, या थिंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा होता है, आपके सोचने-समझने की जो सलाहियतें हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें पुअर जजमेंट भी आ जाती है, आपके अंदर किसी चीज़ को जज करने की सलाहियत भी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा आसान काम भी लोगों को मुश्किल लगने लग जाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उनको लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा या हम इसको नहीं कर सकते। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मेंटली वीकनेस होने के साथ-साथ वो पेशेंट्स फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करती हूँ, तो होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन किस्म की ट्रस्टेड और काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जिनसे बहुत ही बेहतरीन किस्म के नताइज का पता चलता है कि कई मेडिसिन्स ऐसी हैं जिन्होंने लोगों के पर्सनैलिटी चेंजेस में हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हमें हेल्पिंग हैं, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ऐसी मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। क्योंकि जब भी होम्योपैथी में किसी भी केस को हम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को देखा जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी पेशेंट की मेंटल एज़ वेल एज़ फिज़िकल सिम्पटम्स ले रहे होते हैं, जिसमें एक पेशेंट की कंप्लीट पिक्चर को काउंट किया जाता है और उसके साइन एंड सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन्स दी जाती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अव्वलीन तरजीह दी जाती है मेडिसिन को सिलेक्ट करते वक़्त, वो उस पेशेंट के मेंटल सिम्पटम्स ही होते हैं। सबसे पहले उसका जो एक मेंटल एटीट्यूड है उसको देखा जाता है, फिर मेडिसिन को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है और अगर इसकी पिक्चर को हम देखें और आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे, नक्स वोमिका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है कि मर्दों के लिए ख़ास तौर पर मेडिसिन एक समझी जाती है कि जेंट्स के ऊपर इसका काम बहुत अच्छा है। और इसमें भी जब हम पेशेंट का माइंड देखते हैं, तो वो लोगों के रवैयों से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। इसके साथ-साथ उसकी जो जीआईटी सिस्टम है, जो उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इश्यूज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड हो रहे होते हैं और इसके पेशेंट आम तौर पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहलिज़्म की वज़ह से इसके मसले-मसाइल सामने आ रहे थे। ना सिर्फ़ फिज़िकली, ना सिर्फ़ उसका लिवर ख़राब हो चुका होता है, उसका स्टमक अपसेट हो चुका होता है, बल्कि मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका होता है। अनएक्सोमिका के पेशेंट में देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा क्वेलसम किस्म का, झगड़ालू किस्म का इसका मरीज़ होता है और इसके अंदर आमतौर पे ये चीज़ देखी जाती है कि सुसाइडल टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और एज़ वेल एज़ देयर इज़ इंक्लिनेशन टू किल हिज़ फ्रेंड्स एज़ वेल। लेकिन वो इतना बुज़दिल होता है कि वो सुसाइड के बारे में सोचता ज़रूर है, किसी को किल करने के बारे में भी सोचता तो ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर इतनी करेज नहीं होती, वो इस एक्ट को परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा तवज्जो का वो ख़ासा मतलाशी होता है, वो चाहता है कि दूसरे लोगों की तवज्जो उसको काफ़ी ज़्यादा मिले और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने वाला एक पेशेंट होता है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में उसकी मेंटल जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ किस्म का हो चुका होता है। तो नक्स वोमिका को 30 की पोटेंसी में दिया जाता है और सुबह-शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करवाए जाते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है लेकेनम, जो कि 30 में ही इस्तेमाल करवानी होती है और इसमें आमतौर पर एब्सेंट माइंडेडनेस का देखा जाता है कि अगर आपसे अचानक कोई बात पूछी जाती है तो आप उसका फौरन से कोई जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं। बिल्कुल आपका माइंड अगर ब्लैंक हो जाता है और आपको वो चीज़ सिरे से ही भूल जाती है, जैसे कि आपने वो कभी सुनी नहीं थी, कभी सोची नहीं थी, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में लेकेनाइनम जो मेडिसिन है, वो आप ले सकते हैं और इसमें फॉरगेटफुलनेस भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। 30 में लेंगे और सुबह-शाम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें या पढ़ने-पढ़ाने वाले लोगों की बात करें, जो कि पढ़ने की वजह से या पढ़ाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़हनी थकावट का शिकार हो रहे होते हैं और उनको बातें भूल जाती हैं। स्टूडेंट्स अगर सबक याद करने की कोशिश करते हैं और उनको आसानी से सबक याद नहीं हो रहा होता, उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज़ होती हैं, वो वीक हो चुकी हों, तो फिर आपने एनाकार्डियम का इस्तेमाल करना है। एनाकार्डियम को 30 की पोटेंसी में ही लेंगे, सुबह-शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और एनाकार्डियम के रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा देखने में सामने आए हैं कि स्टूडेंट्स की याददाश्त को बढ़ाने के लिए, सबक को आसानी से याद करने के लिए एग्ज़ाम्स में स्पेशली यूज़ कीजिए, आपको इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। एक और
केस देखा जाता है, हमारे सबके घरों में ये बात आम है कि बुजुर्ग हमारे घरों में मौजूद होते हैं और बुजुर्गों में जब फॉरगेटफुलनेस का प्रॉब्लम सामने आ जाए और वो अपनी बातें भूलना शुरू कर दें, उनको ज़्यादातर चीज़ें भूल जाती हैं, बात करते-करते वो अपनी बात भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि वो क्या बात कर रहे थे। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में एजेड लोगों के अंदर फॉरगेटफुलनेस अगर देखने में सामने आ रही हो, तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में हम ब्राइटा कार्ब का यूज़ करवाते हैं। ब्राइटा कार्ब को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है, सुबह-शाम आप इसका इस्तेमाल करवाएँ, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नाम भूल जाते हैं, लोगों के, रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के नाम तक भूल जाते हैं, अपनी ही मार्केट में शॉपकीपर्स के पास जाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं आ रहा होता। अपने वापसी पे अपना घर भूल जाते हैं, अपनी स्ट्रीट भूल जाते हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में ऐसे लोगों को आपने ग्लू-9 जो है वो यूज़ करवानी है। ग्लू-9 को हम 30 की पोटेंसी में देते हैं और सुबह-शाम ही इसके 5-5 कतरे आप 1 ग्लास पानी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इससे अफ़ाक़ा होगा। कैनबिस इंडिका का ज़िक्र करती चलूँ, ये भी डिमेंशिया के लिए और फॉरगेटफुलनेस के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ग्रेड 2 का डिमेंशिया की स्टेज इसमें इंक्लूड की जा सकती है। इसका पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अपनी वीक मेमोरी की वज़ह से परेशान होता है, उसमें भी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होता है। इसके अलावा ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको महसूस हो रहा होता है कि इनका टाइम बहुत ही स्लो चल रहा है, कि अगर जैसे अभी इसने देखा है 12 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद भी इसको ऐसे ही लगेगा कि अभी भी 12 ही बज रहे हैं और टाइम इतना स्लो पास कर रहा है। अगर हँसना शुरू करते हैं तो ये लोग फिर हँसते ही चले जाते हैं और अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर बोलते ही चले जा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो मेडिसिन है वो कैनबिस इंडिका है। कैनबिस इंडिका को 30 की पोटेंसी में ही इस्तेमाल करवाया जाता है और अगर ये अलामात किसी में पाई जाती हैं तो वो लोग कैनबिस इंडिका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये दवाई भांग से बनाई जाती है और आप जानते होंगे कि अगर कुछ लोग भांग पी लेते हैं तो उसके बाद उनकी क्या सिचुएशन होती है और वो जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के सिम्टम्स हम कैनबिस के पेशेंट्स में देखते हैं और सेम इसी चीज को पोटेंटाइज करके मेडिसिन की फॉर्म में लोगों को दिया जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा बेहतरी महसूस करते हैं। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के डिमेंशिया की भी बात करती चलूँ, यहाँ पे भी एक मेडिसिन आपको मैं बता देती हूँ जो कि एसिड फॉस है और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है डिमेंशिया और फॉरगेटफुलनेस के पेशेंट्स की अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, ग्रेड 2, 3 तक इसकी कंडीशन चली गई है, तो ऐसे लोगों को एसिड फॉस पिलाया जाता है क्योंकि एसिड से जितनी भी मेडिसिन एसिड से रिलेटेड हैं, उनमें एक तो ये क्वालिटी पाई जाती है कि उसमें मेंटल के साथ-साथ हम देखते हैं कि फिजिकली पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लीन और वीक होते हैं, जिस्मानी तौर पर भी इसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पे एसिड फॉस हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका पेशेंट ना सिर्फ मेंटली वीक होगा बल्कि वो फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, दुबला-पतला और नहीफ सा होता है और उसकी कॉम्प्रिहेंशन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी होती है। तो यहाँ पर हम एसिड फॉस का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं उनके लिहाज से मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर इस प्रॉब्लम को टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता और अगर आप अपनी सिम्पटम्स के साथ किसी अच्छे से डॉक्टर के पास अगर आप टाइम पे नहीं जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम आगे चल के डिप्रेशन और इसी तरह से ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो हमारे बिहेवियर के इश्यूज़ आ जाते हैं, उन बीमारियों को लेकर आता है ये मसला। तो आपको चाहिए कि आप अपने फ़ौरन ही किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वहाँ जाकर आप अपने उनको सिम्पटम्स बताइए ताकि आपका टाइम पे प्रॉपर इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो सके। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने डिमेंशिया के टॉपिक पे बनाई। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रॉब्लम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।